बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, बायोमॉलिक्यूल का यूनिट जो है वो हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन पढ़ लिया था। आज जो है वो हम पढ़ेंगे 4 लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। देखो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो हमने जो है बेटा जिनका कॉन्सेप्ट जो है वो लेना है। देखें, 4 लेवल ऑफ प्रोटीन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ी सी बात कर रहे थे, फिर हम इसके लेवल्स की तरफ भी जाते हैं। देखें, प्रोटीन जो होती है ना, प्रोटीन आप जानते हो कि प्रोटीन स्पेसिफिक होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। अब इसका स्पेसिफिक नेचर बेसिकली जो है वो किस वजह से होता है? पहली जो चीज होती है वो उसमें होती है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि कोई भी प्रोटीन मखसूस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होगी। इसी तरह दूसरी जो चीज होती है बेटे वो होती है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, कि किसी भी प्रोटीन में दूसरी जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी वो उसके अंदर सीक्वेंस होगी, उसकी तरतीब होगी। आप उसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते। अब तीसरी एक और चीज भी आ जाती है जो कहलाती है शेप ऑफ प्रोटीन। हर प्रोटीन की एक मखसूस शेप होती है, ठीक है ना, और ये भी मखसूस होती है, ख़ास होती है। इसमें भी कोई रद्दोबदल नहीं आ पाता। तो प्रोटीन डी नेचर होती है तो उसकी शेप बदल जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन को स्पेसिफिक बनाते हैं। और ये जो है बेटा, ये कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल करता है डीएनए। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट होती है, वो किसी भी प्रोटीन में अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट क्या होगी, उसकी नंबर्स कितने होंगे, वो सारी की सारी बातें डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन महफूज होती है। ये वो इंफॉर्मेशन राइबोसोम को प्रोवाइड करता है और राइबोसोम उसके अकॉर्डिंग और उतनी तादाद में अमाइनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन जो है बेटा वो बना देता है। ये इसकी बेसिक बात थी। चलें अब इसके लेवल्स की तरफ हम आ जाते हैं। देखें, सबसे पहला इसका लेवल होता है बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर का मतलब है कि इसकी चेन बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ठीक हो गया। मसलन मैं आपको बताता हूं, देखें फॉर एग्जाम्पल, ये एक अमाइनो एसिड की एक चेन होगी, 1 अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, 3, ऐसे ही ये तरतीब से अमाइनो एसिड बनते जाएंगे। ठीक है ना, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐसे, ये लीनियर अमाइनो एसिड अटैच किया हुआ। इसके एक साइड के ऊपर अमाइनो ग्रुप और दूसरे साइड के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ये फिक्स होता है। ठीक है ना। ये जो चेन है ना बेटा, ये बिल्कुल लीनियर चेन है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। दिस विल कॉल द प्राइमरी स्ट्रक्चर। स्ट्रेट फॉर्म के अंदर ये पाया जाता है, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल में बेटा आपकी बुक के अंदर यहां पर लिखा हुआ है कि जनाब जो इंसुलिन होती है वो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर देती है। इसकी 2 चेन होती है, एक होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन। अल्फा चेन जो है बेटा वो बनी होती है 21 अमाइनो एसिड की, और जो बीटा चेन होती है वो 30 अमाइनो एसिड की बनी होती है। अल्फा चेन और बीटा चेन को याद करने का एक फार्मूला बताता हूँ। अल्फा चेन हमेशा स्मॉल होती है और बीटा चेन जो होती है वो हमेशा लार्ज होती है। जो लार्ज चेन होती है उसको बीटा बोलते हैं और जो स्मॉल चेन होती है वो अल्फा बोलते हैं। इसी तरह जैसे हम बात कर रहे थे हेमोग्लोबिन की, हेमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड होते हैं। इस 574 अमाइनो एसिड में 2 चेन होती है अल्फा, जिसमें होते हैं 141 अमाइनो एसिड हर अल्फा चेन में। इसी तरह इसकी जो बीटा चेन होती है उसमें 146 जो है बेटा वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सिकल सेल एनीमिया। जैसे मैंने कहा कि कोई भी अरेंजमेंट नहीं बदल सकती, आप चेंज नहीं कर सकते। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है ये बाद में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फर्ज कर लें ये आपके पास चेन है मौजूद, ये आपके पास चेन है। अब अगर इस चेन में आप ये देख रहे हो कि फर्ज कर ले यहां पर एक अमाइनो एसिड है, दिस विल कॉल द ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड है। और इस ग्लूटामिक एसिड की जगह पर अगर फर्ज कर ले यहां आ जाता है विलाइन, ये भी एक अमाइनो एसिड है, ये रिप्लेस कर देता है। बस इसको ग्लूटामिक एसिड की जगह पर विलाइन आ जाता है, बस ये रिप्लेसमेंट होती है। सब्स्टिट्यूशन आप इसको कह लेंगे, ये इधर चला जाएगा तो ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी। इस रिप्लेसमेंट से क्या मसला होता है कि सिर्फ सीक्वेंस में, एक अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में थोड़ा सा रद्दोबदल आया। ये असल में इसकी वजह होती है डीएनए में म्यूटेशन। मैंने कहा था ना कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट होती है वो कंट्रोल करते हैं। तो डीएनए में म्यूटेशन आती है तो उसकी वजह से ये सीक्वेंस में रद्दोबदल आता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पर विलाइन आ जाता है। उससे क्या होता है बेटा, उससे ये होता है कि जो नॉर्मल जो आरबीसी होता है, आप जानते हो कि जो नॉर्मल आरबीसी है उसकी शेप ऐसे एलिप्टिकल शेप होती है, ऐसे ये इस शेप में आरबीसी पाया जाता है।
लेकिन जो जब ये विलाइन रिप्लेस करता है तो इसकी शेप जो है बेटा वो ऐसे सिकल शेप हो जाती है, ऐसे, दिस विल कॉल सिकल शेप। तो ये जो आरबीसी है वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, जल्दी इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर एनीमिया हो जाता है और इस बीमारी को आप सिकल सेल एनीमिया का नाम देते हो। ये एक जेनेटिकल बीमारी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम कितनी मखसूस होती है। चलें आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये हमेशा प्रोटीन लीनियर फॉर्म में नहीं होती। जब इसमें मुख्तलिफ किस्म की बॉन्डिंग से इन्वॉल्व होती हैं तो इसमें बेंडिंग और ट्विस्टिंग आ जाती है, और बेंडिंग और ट्विस्टिंग की वजह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे इसमें अल्फा हेलिक्स बनेगा और बीटा प्लेट बनेगा। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये बात मैं आपको समझाता हूँ। देखें, देखो बेटा, फर्ज कर लें जस्ट फॉर एग्जांपल ये वही अमीनो एसिड की अरेंजमेंट है। ये वही अमीनो एसिड है प्राइमरी वाले, ये सेकेंडरी में कैसे बदल जाते हैं। देखें ये है, तो बेटा होता पता क्या है कि फर्ज कर लो अगर ये वाला अमीनो एसिड इस वाले अमीनो एसिड को अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करने से क्या होगा कि ये अमीनो एसिड एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। इनके क्लोज होने से क्या होगा, देखिए ये वाला अमीनो एसिड इसके अब क्लोज आ रहा है। ये दरमियान वाले जो अमीनो एसिड थे बेटे, ये जो हैं ये ऐसे ऊपर चले गए, ठीक है ना। तो इस वजह से यहां पर एक बेंडिंग आ गई, ठीक है ना, एक बेंडिंग आ गई। आप ये देख सकते हो बेंडिंग है, ये बेंडिंग कुछ यूं आ गई, है ना। ये जो बेंडिंग आई है, ये जो ये आई है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये इन दो के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड था। इन दो के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक बेंडिंग और ट्विस्टिंग डेवलप हो गया, जिसकी वजह से ये हेलिक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये देख रहे हो, ये बेंडिंग आपको दिखाई दे रही है, ये बेंडिंग आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो है बेटा, ये हेलिक्स जो है बेटा, ये डेवलप होते हैं इसी वजह से। और इसकी मेन रीजन जो होती है यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो है बेटा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। वो कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद ये दो तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बनाता है अल्फा हेलिक्स और एक बनाता है बीटा प्लेटेड। अब ये क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। देखें, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है और ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है। देखो बेटा, अल्फा हेलिक्स ये राइट हेलिक्स, ऐसे राइट हैंडेड हेलिक्स पाई जाती है, हमेशा लेफ्ट हैंडेड नहीं होती, हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स जो है बेटा ये पाई जाती है। दिस विल कॉल द अल्फा हेलिक्स। और इसमें आपको ये आपको दिखाई दे रहा, दिस विल बी द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये बन जाता है, ट्विस्टिंग फोल्डिंग आ जाती है। और इसी तरीके से हेलिक्स के साथ साथ बीटा प्लेटेड, ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है, आपको ये दिखा रहा है शीट नुमा। ये ना कुछ फर्ज कर ले, मैं अपने हाथों से आपको समझाता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल ये शीट कुछ यूं पाई जाती है, ये कुछ यूं हेलिक्स होती है जी। यही हेलिक्स अगर यहाँ यूं आ जाती है, ये इस फॉर्म में आ जाती है, तो बेटा ये शीट बन जाती है, शीट बन जाती है। ये दो तीन भी ऐसे हो सकती हैं, तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको जो है वो आप बीटा प्लेटेड का नाम दोगे। क्या नाम दोगे, ये बीटा प्लेटेड। आप इसके अंदर भी आप देख सकते हो, ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो है बेटा ये होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये डेवलप होते हैं। चलें आगे मजीद बातें करते हैं इसी के बारे में। देखें, अब ये जो अल्फा हेलिक्स होती है ना, इसमें कहा जाता है कि एक हेलिक्स के अंदर, ये एक हेलिक्स है, दिस विल बी अ सिंगल हेलिक्स। एक हेलिक्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स की तादाद होती है वो 3.6 है, ये आपको दिखाई भी दे रही है 3 अब ये 3.6 अमीनो एसिड क्या होता है, देखो ये बात भी आपको समझ आ जाएगी। चले मैं बताता हूँ। देखो बेटा, जब आप अमीनो एसिड की बात करते हैं ना, अमीनो एसिड की, देखें मैं एक अमीनो एसिड बनाने लगा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक अमीनो एसिड है। देखें ये एक अमीनो एसिड है। अब स्ट्रेट फॉर्म में ना, स्ट्रेट फॉर्म में अगर आप देखो, ये स्ट्रेट फॉर्म है। स्ट्रेट फॉर्म के अंदर ब्रांचेस को छोड़ के अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड के अंदर 3 एटम होते हैं। एक अमीनो एसिड के अंदर स्ट्रेट फॉर्म के अंदर 3 एटम होते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, बाकी तो ब्रांचेस हैं। अब अगर जब हम यहां पर जाते हैं बेटा, इसके हेलिक्स के ऊपर आप गौर कीजिएगा जरा, इसकी हेलिक्स में ना यहां पे स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5 6
7 8 9, ठीक हो गया, और ये 10 और ये 11 एटम होते हैं एक हेलिक्स के अंदर। टोटल 11 एटम है एक हेलिक्स में स्ट्रेट फॉर्म के अंदर। और एक अमाइनो एसिड के अंदर अभी हमने गिने कि कितने होते हैं 3, इन दोनों को आप डिवाइड करें तो ये जवाब निकल आएगा 3.6। तो एक हेलिक्स में क्योंकि 11 एटम पाए जाते हैं स्ट्रेट फॉर्म के अंदर ब्रांचेस को छोड़ के, और एक अमाइनो एसिड में 3 होते हैं, तो आप इसको बेटा अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो जवाब 3, मतलब चौथा अमाइनो एसिड पूरा नहीं होता, उसका कुछ हिस्सा इसके अंदर पाया जाता है। तो टोटल जो है बेटा वो 3.6 अमाइनो एसिड जो है वो पाए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। ये बात आपने याद रखनी, ये पिच वगैरह जो है ये आपके सिलेबस में गिवन है, इसलिए हम इसकी डिटेल की तरफ भी नहीं जाएंगे। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दिस विल बी द टर्शियरी स्ट्रक्चर। मतलब अगर और फोल्ड, पहले तो सिंगल फोल्डिंग हुई, फिर अगर और फोल्डिंग आ जाए, बार बार वो फोल्ड करें, तो वो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है बेटा वो डेवलप कर लेता है, जिसको टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं, आयनिक बॉन्ड भी होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इसके अंदर पाए जाते हैं, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी इसके अंदर होती हैं, ठीक है ना। अमाइनो एसिड का जो हाइड्रोफोबिक, जो वाटर इनसोल्युबल पार्ट होता है वो अंदर होता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो बाहर होता है। इसलिए ये वर्ड लिखा हुआ है कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड बरीड इनसाइड, क्योंकि लिक्विड के अंदर प्रोटीन मोस्टली ये वाटर सोल्युबल होती है, तो क्या होता है कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है उसको बाहर रखा जाता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट को अंदर छुपा लेते हैं, क्योंकि उसने पानी में हल नहीं होना, उसमें पानी के साथ कांटेक्ट नहीं करना, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है बेटा वो इस तरीके से इसमें की जाती है। चले आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो है बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अब ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है ना, 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड से, हेमोग्लोबिन के अंदर एक हेम होती है और एक ग्लोबिन होता है, जब ये दोनों इंटरेक्ट करती हैं तो 2 डिफरेंट तरह के पॉलीपेप्टाइड अगर आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो ये कहलाती है क्वाटरनरी। इसलिए इसको ना ओलिगोपोलीमेरिक प्रोटीन कहा जाता है, मतलब ये ओलिगो स्ट्रक्चर होता है, जबकि वो होमोपोलीमर है। होमोपोलीमर मतलब एक ही तरह की चेन है सारी, लेकिन एक ही तरह के अमाइनो एसिड नहीं है। ये कभी भी एक ही तरह के, ये असल में प्रोटीन जो होती है ना, इसके ये वर्ड आ गया तो मैं बता देता हूँ, प्रोटीन हेट्रोपोलीमर होते हैं, क्योंकि एक ही तरह के अमाइनो एसिड नहीं जुड़ते। एक ही तरह के अगर अमाइनो एसिड जुड़ते तो ये होमोपोलीमर बन जाते हैं। प्रोटीन हमेशा हेट्रोपोलीमर होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक प्रोटीन में सारे एक ही अमाइनो एसिड है, नहीं, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड होते हैं, तो इसलिए हमेशा प्रोटीन हेट्रोपोलीमर होती है। अब मैं क्वाटरनरी प्रोटीन की बात कर रहा था। ये जो क्वाटरनरी प्रोटीन है बेटा, इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है, आयनिक बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये बॉन्ड इनको स्टेबल करते हैं। अब ये बॉन्ड किस किस तरीके से, मैं आपको बॉन्ड भी समझा देता हूँ। देखो बेटा, थोड़ा सा पहले इसका कॉन्सेप्ट ले लें। देखें, अब ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप ये देख सकते हो बेटा, इसके अंदर ये बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है कि बेटा कार्बोनिल कार्बन का जो हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, जो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करें, और ये जो बॉन्ड है ये क्या कहलाएगा, दिस विल कॉल द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह अगर यहाँ सिस्टीन अमाइनो एसिड आ जाए, यहाँ भी सिस्टीन अमाइनो एसिड आ जाए, तो सिस्टीन अमाइनो एसिड में सल्फर होता है, तो उन दोनों का सल्फर आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो दिस विल कॉल द डाइसल्फाइड बॉन्ड, दिस विल कॉल द डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसी तरह अगर ये जो है बेटा आप देख रहे हो, कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन और अमाइनो ग्रुप, ये दरमियान में आयनिक बॉन्ड भी बना देते हैं। ये जो इंटरेक्शन है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लेबल किया हुआ, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, कि ये हाइड्रोकार्बन चेन है, एक साइड चेन की हाइड्रोकार्बन दूसरी साइड की चेन से ये जो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन डेवलप कर लेती है, दिस विल कॉल हाइड्रो। ये इनसाइड पाई जाती है, या आप इसको शॉर्ट करके ना बेटा ऐसे भी लिख सकते हो कि आप इसको यूं लिख लें, आर और आर के दरमियान में ऐसे बॉन्डिंग पाई जाए, तो दिस विल कॉल हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये मुख्तलिफ किस्म की बॉन्डिंग्स हैं जो कि इसके अंदर जो है बेटा वो एग्जिस्ट करती हैं। चलें उसके बाद आ जाते हैं इस टेबल के ऊपर। देखो बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, यहाँ कॉलिंग है, यहाँ बेंडिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जो है ये पाया जाता है। ठीक हो गया, ये बेंडिंग फोल्डिंग मजीद बढ़ेगी, एग्रीगेशन होगी 2 डिफरेंट की। यहाँ पर जो है बेटा वो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी लिखा होता है, देखें होता है, इंसुलिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, प्राइमरी में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है मेजर जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, वो पेप्टाइड बॉन्ड है। जबकि इसके अंदर अगर आप देखो तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगेन डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा इसमें, ये दोनों होंगे, डाइसल्फाइड भी होगा और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा। ठीक है ना, ये तीनों तरह के बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। टर्शियरी में देख लो तो इसमें आयनिक भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, डाइसल्फाइड भी आ गया, पेप्टाइड भी आ गया, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी इसमें होती हैं, इसमें भी पाई जाती हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, यहाँ टर्शियरी में भी पाए जाते हैं।
ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वाटरनरी के ऊपर, यहाँ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सारे बॉन्ड यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल इंसुलिन है। यहाँ पर जो है बेटा जो ये कैरेटिन है, मायोसिन है, एक्टिन है, इसके अलावा इसके अंदर जो है बेटा जो सेकेंडरी प्रोटीन में जो है ये एग्जांपल्स आ जाते हैं, ये फाइब्रस प्रोटीन कहलाती हैं। ये कौन सी प्रोटीन कहलाती हैं? दीज आर कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। ये फाइब्रस होती हैं, दे आर इनसोलबल और ये नॉन क्रिस्टलाइन होती है। ये भी बातें आपने याद रखनी है, नॉन क्रिस्टलाइन है, ठीक है ना। ये फाइब्रस प्रोटीन में बातें सारी बताई हुई हैं। इसी तरह जो टर्शरी है ये ग्लोबुलर होती है। कौन सी होंगी? ये ग्लोबुलर होंगी। इसके अलावा जो है बेटा ये सोलबल होती हैं पानी में, ठीक है ना, और ये क्रिस्टलाइन भी होती हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं, ये आपने याद रखनी है। इसकी एग्जांपल में बेटा जो है बेटा एंटीबॉडीज, एंजाइम्स और मायोग्लोबिन, ठीक है ना। मायोग्लोबिन भी इस टर्शरी प्रोटीन में आ जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, क्वाटरनरी में एग्जांपल है बेटा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के बारे में मैं बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको बात, क्योंकि आपने अगर आप नोट करें बुक के अंदर तो इसको ना हेमोग्लोबिन को अगर आप नोट करें ना बुक के अंदर टर्शरी की एग्जांपल में भी लिखा हुआ है, जब आप ग्लोबुलर प्रोटीन की वो पढ़ते हो तो ये बेटा फंक्शनली अगर आप इसके फंक्शन को देखें तो फंक्शनली ये एक टर्शरी प्रोटीन है हेमोग्लोबिन। लेकिन क्योंकि दो पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन जब स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर वाइज जो है बेटा ये स्ट्रक्चरली जो होती है ये क्वाटरनरी प्रोटीन है। ये बात आपने याद रखनी है, ये क्वाटरनरी प्रोटीन है। ये बेटा जो है वो प्रोटीन का टॉपिक हमारा यहाँ पर जो है वो मुकम्मल हो रहा है। आपके जहन में किसी किस्म का सवाल है आप ज़रूर पूछें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। इंशाल्लाह यहीं से आगे फिर हम मज़ीद